हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबों का टीम समर हिल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ऊपर। इसके द्वारा जो प्रमुख बदलाव किए गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए गए हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा वे कौन कौन से प्रमुख बदलाव किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले जान लेते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 से जुड़े हुए प्रमुख बेसिक जानकारियों को। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसे मंजूरी मिली है भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को इसकी मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि यह लॉन्च हो चुका है। अब इसका जो ड्राफ्ट था उसके अनुसार से इसके ऊपर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। जो व्यापक बदलाव का पैटर्न तैयार किया गया है, आने वाले 2 से 3 सालों में हम उसे धरातल पर देखेंगे। बात करते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष के बारे में। तो इसके अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन हैं। के कस्तूरीरंगन इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व अध्यक्ष इसरो के। इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के पूर्व अध्यक्ष रह चुके के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 तैयार की गई है। यह कुल मिलाकर के इसमें 4 भाग हैं। भाग की बात की जाए तो कुल मिलाकर के 4 भाग, और अध्याय की बात की जाए तो कुल 23 अध्याय हैं। कुल 23 अध्याय एक लंबा दस्तावेज है और कुल मिलाकर के 650 पृष्ठ हैं। 650 पृष्ठ में से 550 पृष्ठ में पूर्ण विवरण है। 550 पृष्ठ में पूर्ण विवरण है। 557 पृष्ठों में भाग 4 यानी कि चारों भागों का अध्याय 1 से लेकर के 23 तक का पूर्ण विवरण 550 पृष्ठ में दिया गया है। और इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 में मंजूरी दी गई है, और पुरानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1986 में आई थी। तो इस अनुसार से देखें तो 34 वर्षों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। 34 वर्षों के बाद। और एक प्रमुख बदलाव क्या है कि अब जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे हम लोग MHRD के नाम से जानते हैं, रिसर्च ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो MHRD को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। आपका MHRD जो है अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से MHRD को अब जाना जाएगा। अब ये तो थी बेसिक जानकारियां। अब बढ़ते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जो प्रमुख बदलाव किए गए हैं, उन बदलावों के बारे में एक एक करके पूरे डिटेल से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि RTE एक्ट 2019 के कारण प्रमुख बदलाव कौन कौन से होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बदलाव की चर्चा करते हैं। सबसे पहला बदलाव है RTE एक्ट 2009 का विस्तारीकरण। RTE एक्ट 2009 अभी तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन अब RTE एक्ट 2009 को 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। अर्थात जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा, वहीं से राज्य सरकारों का दायित्व शुरू हो जाएगा कि उस बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। और यह 18 वर्षों तक, अर्थात जब तक कि वह 12th पास नहीं कर जाता है तब तक। तो नर्सरी से कह सकते हो आप कि नर्सरी से 12th तक अब जो है RTE एक्ट 2009 लागू रहेगा, और इसके कारण बच्चों को इन क्लासेस के दौरान कोई फीस नहीं देना होगा। RTE एक्ट 2009 यही कहता है कि मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम इसको कहा गया है। तो अब यह नर्सरी से लेकर के 12th तक लागू होगा। तो ये पहला बड़ा बदलाव है। अब दूसरे बड़े बदलाव की चर्चा करते हैं, जो कि है शैक्षिक पैटर्न में बदलाव।
अभी तक हम लोग जानते थे कि 10+2 की प्रणाली चलती थी, +3 हायर क्लासेस के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन में भी बदलाव हुआ है, उसकी चर्चा हम लोग अगले बिंदु पर करेंगे, क्योंकि वह भी एक व्यापक बदलाव है। तो सबसे पहले स्कूली पैटर्न को हम लोग देख लेते हैं कि अब 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 का पैटर्न लागू किया गया है। अब ये 5+3+3+4 का पैटर्न क्या है, इसको समझते हैं। तो यह जो पहला स्टेज है वो 5 साल का स्टेज है, इसको फर्स्ट स्टेज कहेंगे और इसका नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज। और इस स्टेज में 5 इयर्स प्लानिंग की गई है, जिसे ECCE कहा गया है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ उसके शिक्षा के ऊपर भी देखभाल करने की जिम्मेदारी सरकारों के ऊपर दी गई है। अब ये जो इसको 2 भाग में बांटा गया, 5 इयर्स प्लान को 2 भागों में बांटा गया है। पहली कैटेगरी जो है 3 साल के लिए है, और यह 3 साल आंगनबाड़ी एवं प्री स्कूल के माध्यम से किंडरगार्टन मेथड को फॉलो करते हुए, नर्सरी LKG UKG को फॉलो करते हुए लागू की जाएगी। अर्थात पहला जो 3 साल होगा उसमें बच्चों को नर्सरी LKG एवं UKG में रखा जाएगा, और इसमें खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षण दी जाएगी। और खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षण के साथ साथ शिक्षण का माध्यम मातृभाषा होगी, मातृभाषा में ही शिक्षण दी जाएगी। यानी कि जो बच्चों की मातृभाषा होगी, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज ही क्यों ना हो, वह माध्यम बनेगी शिक्षा का। इससे क्या होगा कि बच्चों को विषय वस्तु से संबंधित चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, वे ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर पाएंगे। और अगले का जो 2 वर्ष का प्लान है, इसमें मोंटेसरी प्रणाली के द्वारा शिक्षण देने की योजना है। क्लास 1 और 2 की जो पढ़ाई होगी उसका माध्यम मातृभाषा होगी। और इसमें मोंटेसरी प्रणाली में हम लोग जानते हैं कि मोंटेसरी प्रणाली भी खेल आधारित है, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम प्रणाली है। तो इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें परीक्षाएं बिल्कुल नहीं होंगी, परीक्षाओं को बिल्कुल इससे बाहर किया गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे स्टेज की ओर। तो अगला स्टेज जो है वो है सेकेंडरी स्टेज, और इस सेकेंड स्टेज में इसका नाम दिया गया है प्रिपरेटरी स्टेज, और यह 3 साल का होगा, 3 वर्षों का होगा। इसमें क्लास 3, 4, 5 में बच्चे होंगे, और इसमें जो है करके सीखने पर जोर दिया गया है, लर्निंग बाय डूइंग का इसमें फॉर्मूला दिया गया है। और इसमें भी माध्यम जो है वो मातृभाषा ही होगी। हालांकि 3 भाषाओं को बच्चों को पढ़ना होगा, लेकिन मुख्य माध्यम जो होगा वो मातृभाषा ही होगी। अब इसके बाद है फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा आकलन किया जाएगा। इसमें लगातार फॉर्मेटिव असेसमेंट आप लोगों ने पढ़ा था, फोरसम डाई का फॉर्मूला, उसमें मैंने बताया था कि आकलन 3 प्रकार के होते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिव। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा आकलन किया जाएगा, और इसमें एग्जाम केवल क्लास 3 और 5 में होंगे, 4 में नहीं होगा। क्लास 3 और 5 में एग्जाम होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेज की ओर, जो कि है हमारा मिडिल स्टेज। और इस मिडिल स्टेज में 3 सालों का एक प्लान बनाया गया है, और इस प्लानिंग में क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चे शामिल रहेंगे। और इसमें सामान्य विषयों के साथ साथ जो सामान्य विषय चलते हैं, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, पर्यावरण इत्यादि के साथ साथ वोकेशनल कोर्सेस भी शुरू होंगे। और वोकेशनल कोर्सेस में जो व्यावसायिक विषय हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा, और इसमें स्किल डेवलपमेंट पर जोर रहेगा। मुख्य रूप से इसमें कंप्यूटर कोडिंग, बढ़ईगिरी करना, कताई बुनाई, सिलाई इत्यादि पर फोकस किया जाएगा, ताकि बच्चों में स्किल डेवलप हो, कोई हुनर बच्चा सीख ले। और इसमें त्रिभाषा फॉर्मूला का पालन किया जाएगा। त्रिभाषा फॉर्मूला अभी भी लागू है। इसमें एक भारतीय शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना होगा, जैसे कि संस्कृत, तमिल, मलयालम इत्यादि जो भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं उनमें से किन्हीं एक भाषा का अध्ययन किया जाएगा। और इसमें भी फॉर्मेटिव असेसमेंट पर जोर रहेगा, और एग्जाम केवल क्लास 8 में लिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले स्टेज की ओर। तो देखिए, जो चौथा चरण है उसे सेकेंडरी स्टेज के नाम से जाना जाएगा, और यह 4 साल का प्लान है, 4 इयर्स प्लान है। और इसमें क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक बच्चे होंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, क्रांतिकारी बदलाव इसे आप कह सकते हो, कि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न समाप्त कर दिया जाएगा अब। और अब जो है सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, प्रत्येक क्लास को जो है सेमेस्टर वाइज बांट दिया गया है। 9 से लेकर के 12 तक कुल मिलाकर के 8 सेमेस्टर हो जाएंगे। कितने सेमेस्टर हो जाएंगे? 8 सेमेस्टर टोटल मिला करके हो जाएंगे। और इन 8 सेमेस्टर में तो देखिए यहाँ कुल 8 सेमेस्टर में 24 विषयों की परीक्षा होगी, यानी कि प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम 3 विषयों की परीक्षा बच्चों को देनी होगी।
और ये जो परीक्षाएं होंगी तो प्रत्येक सेमेस्टर बोर्ड एग्जाम की तरह ही होगा, यानी कि इसके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में जुटेंगे। तो अब जो है बच्चों को शुरुआत से ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे क्या होता था कि जब एग्ज़ाम आने को होता था तो बच्चे जागते थे कि अब मुझे पढ़ना है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चों को शुरुआत से ही मेहनत करनी होगी, क्लास 9 के शुरुआत से ही, क्योंकि प्रत्येक 6 महीनों में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे और इस एग्ज़ाम के जो मार्क्स होंगे वे फाइनल ईयर्स यानी कि इन्हीं को जोड़ करके फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो ये जो एक सबसे बड़ा बदलाव इसमें किया गया है, परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है और विषयगत जो शिक्षण है उसे रटंत्र प्रणाली से मुक्त करके अधिगम का जो वातावरण होगा वह व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होगा। व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दिया जाएगा और स्ट्रीम इसमें समाप्त हो जाएंगे। स्ट्रीम का मतलब होता था ना कि जैसे ही मैट्रिक पास करने के बाद बच्चे इंटर में जाते थे तो आईए, आईएससी, आईकॉम 3 तरह के स्ट्रीम हो जाते थे। आर्ट्स का स्ट्रीम हो जाता था, साइंस का स्ट्रीम हो जाता था और कॉमर्स का स्ट्रीम हो जाता था। तो अब स्ट्रीम खत्म हो जाएंगे। अब जो है विषय चुनने की आज़ादी रहेगी, बच्चे अपने मनपसंद विषय को चुन सकेंगे। मान लीजिए कि कोई बच्चा साइंस में मैथ ले रहा है, साथ ही साथ उसे पॉलिटिकल साइंस भी पसंद है, तो वह पॉलिटिकल साइंस भी लेकर के पढ़ सकता है। तो विषय चुनने की आज़ादी रहेगी और सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम इसकी सबसे बड़ी खासियत रहेगी। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं शिक्षा नीति के एक और प्रमुख बदलाव को, जो आप सबों से भी संबंधित हो सकती है। आप सब लोग मतलब वे लोग जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है और ये क्या बदलाव है इसको जानिए। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव, सबसे पहले तो इस चीज़ को देखिए कि अभी भारत में अनुमानतः 10 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, इसलिए जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं वे अपने आप को बेहतर तैयारी करें, क्योंकि आप निश्चित रूप से एक शिक्षक के रूप में चुने जा सकते हो यदि आपकी तैयारी अच्छी रही तो, क्योंकि पदों की कोई कमी नहीं है। 10 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है और पूरे भारत में यह आंकड़ा है 10 लाख पद रिक्त हैं। तो अब देखिए कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया कैसी होगी। तो सबसे पहले तो इसमें 4 वर्षीय बीएड कोर्स को अनिवार्य किया गया है। हालांकि अभी जो लोग डीएलएड कर रहे हैं या जो 2 वर्षीय बीएड कर रहे हैं तो आगे जो प्रक्रिया होगी उनमें उन्हें भी मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने 2 वर्षीय डीएलएड कर लिया है या जो 2 वर्षीय बीएड कर लिए हैं उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। मौका उन्हें भी दिया जाएगा, जो भी प्रक्रिया होगी उनमें मौका आप लोगों को भी दिया जाएगा। लेकिन आने वाले समय में ये 2 वर्षीय बीएड कोर्स खत्म कर दिए जाएंगे, अब केवल 4 वर्षीय बीएड कोर्स होगा। और पहला जो स्टेप होगा तो पहली जो स्क्रीनिंग होगी वो टेट के माध्यम से होगी। जैसे अभी आप लोग टेट का एग्ज़ाम देते हो तो टेट का एग्ज़ाम तो चलेगा ही, लेकिन इसमें एक चीज़ को जोड़ा गया है कि टेट का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। टेट का सुदृढ़ीकरण किस प्रकार से किया जाएगा, इसमें पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा, विषय वस्तु को शामिल किया जाएगा, साथ ही साथ अध्यापन कौशल पर आधारित प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि टेट का जो लेवल है वो एक कदम और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने जा रहा है। हालांकि अभी जो टेट का एग्ज़ाम होगा वो पुराने सिलेबस के ही आधार पर होगा, क्योंकि जब तक नई एनसीएफ नहीं बन कर के आती है तब तक टेट का सिलेबस अभी चेंज नहीं किया जाएगा। तो 2020-2021 तक छात्रों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी पुराने सिलेबस से ही आप तैयारी करें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो स्टेप है, दूसरी स्क्रीनिंग उसको कह सकते हैं, वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू लिया जाएगा। जो भी चयनित छात्र होंगे जो टेट के माध्यम से पास होंगे फिर बहाली के लिए अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद जब वे मेरिट लिस्ट में आएंगे तो उनको इंटरव्यू देना होगा, है ना। इंटरव्यू साथ ही साथ मॉक क्लास टेस्ट, यानी कि अब देखिए कि टेट का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद मॉक क्लास टेस्ट होगा, उसके बाद जाकर के आपका फाइनल मेरिट बनेगा और उसके आधार पर आपका चयन होगा। तो एक तरह से शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को जटिल बना दिया गया है। और इस मॉक टेस्ट में कक्षा संचालन की आपकी परख होगी, 5 से 7 मिनट तक आपको दिया जाएगा कि आप पढ़ा पाते हो ठीक से या नहीं। जो विषयगत शिक्षक होंगे
उनके संबंधित विषय में एनटीए परीक्षा प्राप्तांक को ध्यान में रखा जाएगा। एनटीए का क्या मतलब हुआ? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यानी कि जब आप हायर क्लासेस में चले जाओगे तो जैसे ही आप इंटर करने के बाद हायर क्लासेस में जाओगे तो हायर क्लासेस के जितने भी एग्ज़ाम होंगे वे सारे एग्ज़ाम अब एनटीए ही कंडक्ट करेगा। तो एनटीए के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और जो उसमें सब्जेक्ट के टीचर होंगे, जैसे कि हिंदी के टीचर होंगे, इंग्लिश के टीचर होंगे, उर्दू के टीचर होंगे, तो जो भाषागत विषय हैं तो उनमें जो उनका प्राप्तांक होगा उन्हें भी ऐड किया जाएगा। नियुक्ति के बाद तबादले पर बिल्कुल अब रोक लगा दी जाएगी। शिक्षकों को स्कूल कॉम्प्लेक्स में ही रहना होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि आपको आवासीय सुविधा देने जा रही है सरकार। इसके बाद पैरा टीचर्स और शिक्षा मित्र के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। ऐसे भी ये पद अब समाप्त हो ही चुके हैं। 31 मार्च 2019 से ही यह पूरे देश में लागू कर दिया गया है कि जो भी अनट्रेंड टीचर होंगे उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। अनट्रेंड टीचरों की बहाली बंद हो चुकी है। तो शिक्षा मित्र और पैरा टीचर्स तो अब ऐसे ही समाप्त हो चुके हैं। अब इनमें से जो सबसे प्रमुख नेगेटिव पॉइंट निकल करके आते हैं वो ये है कि शिक्षकों के पद एवं वेतन संबंधित कोई स्पष्ट नीति नहीं निर्धारित की गई है। नियुक्ति प्रक्रिया को जटिल बनाया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया के स्पष्ट नियम पैरा में बाकायदे नोट करके बोल्ड लेटर में टाइप किए गए हैं, लेकिन शिक्षकों के वेतन से संबंधित ऐसी कोई स्पष्ट नीति का निर्धारण नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों के वेतन एवं वृद्धि जो होंगे वो उनके जो परफॉर्मेंस हैं उनके आधार पर होंगे। एक्सपर्ट टीचर्स, मास्टर टीचर्स इत्यादि में उन्हें कैटेगराइज्ड किया जाएगा, लेकिन फिर भी पे स्केल कितना मिलेगा इस तरह का कोई भी वर्णन नहीं है। जैसे आप देखते होंगे कि रेलवे का भी ग्रुप डी का भी बहाली होता है तो उसमें पे स्केल दिया जाता है कि इस पे स्केल पर आपकी नियुक्ति होगी, लेकिन टीचर के लिए ऐसी कोई भी निश्चित नीति का निर्धारण नहीं किया गया है और यह मेरे नज़र में सबसे बड़ी खामी है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा है कि इंटरव्यू चयन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इंटरव्यू जो होगा वो स्थानीय बीआरसी स्तर पर होगा। वहाँ के जो स्थानीय बीआरसी होंगे वहाँ बीआरसी लेवल पर जो बीआरपी बैठे होंगे वे आपका इंटरव्यू लेंगे। तो हो सकता है कि यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकती है। आप देखते होंगे कि नवोदय विद्यालय में भी या केंद्रीय विद्यालय में भी चयन की प्रक्रिया में इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसी प्रकार की इंटरव्यू प्रक्रिया होनी चाहिए। बीआरसी स्तर पर यह प्रभावित कर सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रमुख बदलाव की ओर। आइए देखते हैं चौथा प्रमुख बदलाव क्या है। तो चौथा प्रमुख बदलाव है एनसीएफ का नवीनीकरण। एनसीएफ 2005 के अनुसार अभी तक पाठ्यचर्या चल रही है, लेकिन अब इसका नए सिरे से करिकुलम का निर्धारण किया जाएगा, इसे नया बनाया जाएगा और नए एनसीएफ को लॉन्च किया जाएगा और उम्मीद है कि 2 से 3 वर्षों में नए एनसीएफ को लॉन्च कर दिया जाए। एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी नए सिरे से अब पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करेगी, जिसमें मुख्य रूप से मातृभाषा पर जोर होगा। शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया जाएगा। एनटीए का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। एनटीए अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अब इसी के जिम्मे हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम रहेंगे, तो एनटीए का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसके बाद है पांचवा, उच्च शिक्षा में बदलाव। हायर एजुकेशन जो होगा उसमें क्या बदलाव किए गए हैं इसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रीम को समाप्त कर दिया गया है। ये तो इंटर में भी जब ख़त्म हो गया तो फिर आगे भी ख़त्म ही रहेगा। अब आगे हम लोग बीए, बीकॉम, बीएससी, एमकॉम, एमए इस तरह का कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के स्ट्रीम जो बनाया जाता है अब वैसी पद्धति नहीं रहेगी। अब लिबरल शिक्षा पाठ्यक्रम होगा, जिसके तहत विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और उसे म्यूजिक पसंद है तो वह म्यूजिक भी लेकर के पढ़ेगा। इसमें मेजर और माइनर 2 पार्ट में सब्जेक्ट को बांटा गया है। मेजर में 1 या 2 विषय को रखा जा सकता है और माइनर में 3 या 4 सब्जेक्ट को रखा जा सकता है। जैसे अभी ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है उसमें से 1 सब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑनर्स के रूप में होते हैं, बाकी 3 या 4 जो होते हैं वो सब्सिडरी के रूप में होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से मेजर के रूप में 2 सब्जेक्ट रहेंगे अधिकतम और फिर माइनर के रूप में 3 या 4 सब्जेक्ट हो सकते हैं। और इसका जो प्लानिंग है वो 5 ईयर्स मास्टर प्लान है। 5 ईयर्स मास्टर प्लान क्या है? इसमें 4 साल का जो है वो ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होगा
और 1 साल का मास्टर डिग्री कोर्स होगा। अगर कोई बच्चा लगातार पढ़ते जाता है, वह 4 वर्षों का ग्रेजुएट डिग्री करता है, तो उसके बाद उसको 1 साल का मास्टर डिग्री करना होगा। इस प्लान को 5 इयर्स मास्टर प्लान कहा गया है। साथ ही साथ लिबरल शिक्षा के तहत इसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम को लागू किया गया है। ये क्या है? अब इसमें मान लीजिए कि कोई लड़का जो है वह 1 साल पढ़ करके पढ़ाई छोड़ देता है, आगे किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाता है, तो उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपने 1 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट किया है। यदि वो 2 साल में कोर्स को छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा का कोर्स सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यदि वो 3 साल में कोर्स कंप्लीट करता है तो उसे अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रदान की जाएगी। 3 इयर्स में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रदान की जाएगी, और वो 4 साल कंप्लीट कर देता है तब उसे ग्रेजुएट डिग्री प्रदान की जाएगी। 4 साल में वह ग्रेजुएट हो जाएगा, और फिर अगला 1 साल उसके लिए मास्टर डिग्री के लिए होगा। और यदि मान लीजिए कि कोई 3 साल कंप्लीट किया, उसके बाद चौथे साल में ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं किया और फिर वो डायरेक्ट मास्टर्स में जाना चाहता है, तो उसके लिए 2 साल मास्टर्स में देने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 इयर्स मास्टर प्लान उच्च शिक्षा में नया बदलाव है। साथ ही साथ इधर देखेंगे कि सिलेबस में भी बदलाव किया जाएगा, सिलेबस को नए सिरे से गढ़ा जाएगा, और जिसमें रिसर्च पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। जिस भी सब्जेक्ट को बच्चे लेंगे उसमें रिसर्च विषय को जोड़ा जाएगा, रिसर्च पर जोर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी और वोकेशनल पर फोकस किया जाएगा, बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो, उसके लिए क्लास 6 से ही प्रयास जारी रहेंगे और उच्च शिक्षा तक जारी रहेंगे। इसके साथ ही कॉलेज और विश्वविद्यालय को 3 ग्रेडों में बांटा गया है। ये 3 ग्रेड किस प्रकार से हैं वो डिटेल आप ड्राफ्ट में पढ़ सकते हो। यदि आपने ड्राफ्ट अभी तक नहीं पढ़ा है तो पूरा ड्राफ्ट पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के ड्राफ्ट को डाउनलोड कर सकते हो और उसे पढ़ भी सकते हो। और साथ ही साथ एनटीए द्वारा एग्जाम लिए जाएंगे, तो एनटीए जो होगा यह हायर एजुकेशन के सभी एग्जाम को कंडक्ट करेगा। बढ़ते हैं अगले बदलाव की ओर। आइए देखते हैं अगले बदलाव को। अगला बदलाव है एनआरएफ की स्थापना। एनआरएफ अर्थात नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय शोध संस्थान। राष्ट्रीय शोध संस्थान एक नया और एक बहुत बड़ा कदम है शोध को बढ़ावा देने की दिशा में। और अभी तक हमारे यहाँ रिसर्च के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता था, और इसके ऊपर जो खर्च था वो भी काफ़ी कम था। तो इसमें शोध को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम ये उठाया गया है, और भारत के जीडीपी का 1% लगभग 200 करोड़ रुपये का वित्तीय बजट राष्ट्रीय शोध संस्थान के पास होगा, और वह इस बजट के द्वारा औषधि विज्ञान, भौतिकी, कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैनो साइंस, शिक्षा, सामाजिकी, पुरातत्व, कला, इतिहास एवं साहित्य में अनुसंधान हेतु अनुदान राशि प्रदान करेगा। साथ ही साथ जो नए नए रिसर्च होकर के आएंगे उसे पेटेंट देने का भी काम करेगा। तो यह एक नया और एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है एनआरएफ के रूप में। 7वां बड़ा बदलाव स्कूल कॉम्प्लेक्स का है। अब जो है नए स्तर से स्कूल कॉम्प्लेक्स सेट किए जाएंगे। स्कूल कॉम्प्लेक्स सेट किए जाएंगे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्कूल कॉम्प्लेक्स का निर्माण एक अलग तरीके से इस प्रकार से किया जाएगा कि जिसमें आंगनबाड़ी होंगे, प्राइमरी स्कूल होंगे, मिडिल स्कूल होंगे और सेकेंडरी स्कूल होंगे, माध्यमिक स्तर तक के स्कूल होंगे। तो आंगनबाड़ी या प्री स्कूल से लेकर के माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों को मिला करके एक क्लस्टर सेंटर का निर्माण किया जाएगा, आप कह सकते हो, जिसे स्कूल कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। और स्कूल कॉम्प्लेक्स में भी जिस प्रकार से विद्यालय शिक्षा समिति विद्यालय में चलती है उसी प्रकार से स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट समिति चलेगी, जो पूरे स्कूल कॉम्प्लेक्स के ऊपर ध्यान रखेगी। इसके प्रधान जो होंगे वो माध्यमिक स्कूल के जो प्रधानाचार्य होंगे वही इसके प्रधान होंगे। आधारभूत सुविधाओं से स्कूल कॉम्प्लेक्स लैस होगा। आधारभूत सुविधाओं का मतलब आवासन की सुविधा उपलब्ध होगी, जो मूलभूत सुविधाएं होंगी, पेयजल, शौचालय, जल, सब कुछ की सुविधा होगी। साथ ही साथ कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की सुविधा भी होगी। और यह शिक्षकों के लिए आवास के रूप में भी उपलब्ध होगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स में ही शिक्षकों के लिए आवास उपलब्ध करा दिए जाएंगे ताकि उन्हें अन्य कहीं रहने की जगह ढूंढनी ना पड़े।
खास करके जो गाँवों में पदस्थापित शिक्षक होंगे उनके लिए तो ये अनिवार्य है। विशेष शिक्षक पूरे कॉम्प्लेक्स में अपनी सेवाएं देंगे। जो विशेष शिक्षक होंगे जैसे कंप्यूटर के शिक्षक, संगीत के शिक्षक, ये जो शिक्षक होते हैं ये केवल एक विद्यालय नहीं बल्कि पूरे कॉम्प्लेक्स के विद्यालय के बच्चों के लिए उपलब्ध रहेंगे और इनका रूटीन बनाया जाएगा कि इस दिन इस विद्यालय में, इस दिन इस विद्यालय में। इस प्रकार से कम शिक्षक में भी ये पूरा करने की योजना है। बढ़ते हैं अगले प्रमुख बदलाव की ओर। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला बदलाव क्या है। तो अगला बदलाव है कि एमडीएम का विस्तार किया जाएगा। अभी तक एमडीएम यानी कि दोपहर के भोजन के रूप में बच्चों को दिया जाता रहा है, तो अब एमडीएम के साथ साथ बच्चों को नाश्ता भी मिलेगा, यानी कि बच्चों को ब्रेकफास्ट भी करवाया जाएगा। तो ये एमडीएम का विस्तारीकरण कर दिया गया है। शिक्षक को साथ ही एमडीएम से अलग करने की कवायद की गई है, यानी कि शिक्षकों को एमडीएम से अलग रखा जाएगा, क्योंकि अभी तक देखा गया कि एमडीएम के कारण शिक्षक जो है बहुत ज़्यादा एमडीएम में बिजी हो जाते हैं और पढ़ाई प्रभावित होती है। हालांकि मेरा यह मानना है कि यह भी एक नेगेटिव पॉइंट ही है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि एमडीएम जो है उस कहीं ना कहीं शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और अधिकांश विद्यालयों में तो टिफ़िन के बाद पढ़ाई को यह चौपट ही कर चुका है। लेकिन अब साथ साथ नाश्ता भी मिलेगा तो ये और ज़्यादा टाइम खा सकता है। हालांकि अगर टीचर बिल्कुल अलग हो जाते हैं इससे, वो क्या मैनेजमेंट होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एमडीएम का विस्तारीकरण करने से फिर ये कुछ सुधार होने वाला है। ये शिक्षा की गुणवत्ता को खराब ही करेगा। 9वां है शिक्षा में प्रौद्योगिकी। तो शिक्षा में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी बहुत तरह से प्रभावित कर सकती है। इसे मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है कि शिक्षकों की तैयारी। शिक्षकों की जो तैयारी होगी, साथ ही साथ उनका सतत एवं पेशेवर विकास होगा। तो सतत एवं पेशेवर विकास यानी कि कंटिन्यूअस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इस हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। अब जैसे किन्हीं शिक्षकों की तैयारी के लिए कुछ ऐसे शैक्षिक ऐप का विकास किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, जिसके द्वारा शिक्षक जो है अपने विषय के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सके, पढ़ाने के अलग अलग तरीकों को सोच सके, नवाचार आए, है ना। तो इस प्रकार से प्रौद्योगिकी को शिक्षकों की तैयारी और उनका सतत एवं पेशेवर विकास हेतु प्रयोग में लाया जाएगा। दूसरा है कक्षीय शैक्षिक प्रक्रिया, सीखना और मूल्यांकन में। शैक्षिक प्रक्रिया ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर जोर इसमें दिया जा रहा है कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दिया जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि स्मार्ट क्लास के द्वारा सिखाया जाएगा। साथ ही साथ मूल्यांकन में, तो मूल्यांकन में भी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा और हायर क्लासेस में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला है। तीसरा है वंचित समूहों के लिए शिक्षा की पहुंच बेहतर बनाने में। जो वंचित समूह जो विद्यालय नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश से, तो वे घर में ही एजुकेशन को प्राप्त कर सके, इसके लिए कुछ ऐसे ऐप डेवलप किए जाएंगे जिसके द्वारा वे घर में ही सीख सकें। चौथा है संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रबंधन, प्रशासन और योजना हेतु। बिल्कुल टेक्नोलॉजी के द्वारा संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रबंधन, प्रशासन और योजना बनाई जा सकती है। इसके ऊपर बहुत बड़ा काम हो सकता है और जिससे यह काफ़ी आसान भी बनाएगा। बहुत जो जटिल कार्य भी है, जो मैनुअल वर्क होते हैं, उससे यह आसान कर देगा। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, जो पूरे शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग करने वाला संगठन होगा, वो होगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। जी हाँ, अब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। RSA यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, हिंदी के नाम का ही रूपांतरण अंग्रेजी में है, अंग्रेजी के अक्षरों में है। RSA के नाम से इसे जाना जाएगा और RSA जो होगा वह भारतीय शिक्षा का सर्वोच्च निकाय होगा। यह सबसे ऊपर का सिस्टम होगा जो पूरे नीचे के सिस्टम का मॉनिटरिंग करेगा और इसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। RSA के अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे हमारे देश के शिक्षा मंत्री और इसके जो सदस्य होंगे, सदस्यों की संख्या 20 से 30 होगी, जिसमें से 50% जो सदस्य होंगे वो प्रख्यात शिक्षाविद होंगे। देश के जो जाने माने शिक्षाविद हैं वो इसके सदस्य होंगे। साथ ही साथ वर्ष में कम से कम एक बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अनिवार्य किया गया है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का सचिवालय शिक्षा मंत्रालय के परिसर में ही स्थित होगा। साथ ही साथ कार्यकारिणी समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो शिक्षा मंत्री होंगे, ठीक है। और देश के जितने भी बड़े संस्थान या संगठन हैं जैसे NTA, NCERT, NHERA,
ये सभी अपनी रिपोर्ट RSA को सौंपेंगे और राज्य में राज्य शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा और राज्य शिक्षा आयोग भी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जो 10 प्रमुख बदलाव लाए गए हैं, वो ये 10 प्रमुख बदलावों की चर्चा मैंने की है और इन 10 प्रमुख बदलावों की चर्चा मैंने पूरे ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद की है, यानी कि 650 पन्नों में से 557 पन्नों को पढ़ने के बाद मैंने इसे तैयार किया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।